गाइस गुड इवनिंग। तो गाइस ये विजन की 23 जून के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। टॉय कैथन 2021 ग्रैंड फाइनल इनोग्रेटेड वर्चुअली। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी। देखो टॉय मतलब टॉय के नाम से समझ में आ रहा है कुछ खिलौनों से रिलेटेड है। तो जो टॉय कैथन है इसका मेन एम किस पे है, इसका फोकस है कि किस तरह हम क्या कर सकते हैं, न्यू और इनोवेटिव टॉयज़ पे फोकस कर सकते हैं। और वो हम कैसे फोकस करेंगे, अपना जो लोकल मटेरियल है उसको यूज़ करके, जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो, अफोर्डेबल हो, सेफ़ भी हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और बच्चों के लिए भी वो सेफ़ हो। जैसे आप देखते हो मैक्सिमम जो चाइना से हमारा टॉय जो है इंपोर्ट होते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा क्या है हार्मफुल होते हैं फॉर बच्चे। ठीक है, तो इसके अलावा हमें क्या करना है, जो टॉय कहते हैं ना, हमने तो देख लिया इस पर हमने कहाँ कहाँ फोकस करना है। और एक्सेप्शनली हमें क्या करना है, हाई क्वालिटी प्रोवाइड करनी है फॉर बोथ इंडियन एंड ग्लोबल मार्केट्स। मतलब कि हमें इंडिया को खुद एक टॉय इंडस्ट्री में क्या है एज अ ग्लोबल एमर्जिंग लीडर बनना है, इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी। जो टॉय कैथन 2021 है वो ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, किसके साथ कोऑर्डिनेशन करके, 5 और मिनिस्ट्रीज के साथ। फाइन। इसके अलावा अब हम क्यों चाहते हैं कि हमारी इंडिया की लोकल टॉय इंडस्ट्री को हम प्रमोट करें। सबसे पहले क्या होगा, टॉय से क्या हमको है, क्योंकि आपको पता है बच्चों की यूज़ करने वाली चीज़ है, तो इससे अब बच्चों को क्या पसंद है वो बच्चों को ही पता होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, जो बच्चे हैं उनके यंग माइंड्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपना जो इंडिया का जो हिस्ट्री है, कल्चर है, उसको हम और ज़्यादा मतलब कि बच्चों पे लेके आएंगे। मतलब कि इस तरह से टॉयज़ बनाएंगे जिससे बच्चों को अपने कल्चर का पता चले, हमारी हिस्ट्री का पता चल सके। ठीक है, और जो उस बच्चे की सोशल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन। इसके अलावा इंडिया नियर अबाउट 1.5 बिलियन डॉलर के जो टॉयज़ हैं वो इम्पोर्ट किए हैं 2020 में, जिसमें सबसे ज़्यादा उसने कहाँ से इम्पोर्ट किया, 90% जो हमारी चाइना और ताइवान से होते हैं। फाइन। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्टडी की गई है जिनमें ये बताया कि जो टॉयज़ जो हमारे इंपोर्ट होते हैं उसमें जो 67% जो टॉयज़ होते हैं उनकी टेस्टिंग नहीं होती है, और अगर टेस्टिंग होती है तो वो उस टेस्टिंग सर्वे को पास नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें क्या है, मतलब कि इसलिए हमें ज़्यादा एफर्ट देने होंगे सो दैट जो भी हमारे टॉयज़ आ रहे हैं वो सेफ़ आए। फाइन। इसके अलावा हमने ऑलरेडी क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सो दैट हम अपनी डोमेस्टिक इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है उसको प्रमोट कर सकें। सबसे पहले हमने ऑलरेडी 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को अप्रूवल दे चुके हैं, जो इंडिया में क्या करेगा, टॉयज़ बनाएगा, मेनली वुड के बनाएगा, ऑफकोर्स जो मटेरियल हार्मफुल नहीं होते हैं, लैक, पाम लीव, बैम्बू फैब्रिक के। इसके अलावा एक नेशनल एक्शन प्लान चलाया जा रहा है फॉर इंडियन टॉय स्टोरी, सो दैट हम अपनी इंडिया की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है और जो टॉय इंडस्ट्री में या जो टॉय एंड हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है हम उनको इंसेंटिवाइज कर सकें। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर भी टॉय मेकिंग को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टूडेंट्स के पास, सो दैट वो क्या कर सकें, इसमें अपना कोर्स को भी लेके आ सके। ठीक है, और ये जो कोर्स है उनका 6 स्टैंडर्ड से चलेगा। अब देखो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं, टॉयज़ के नेम है जो किस स्टेट में बेसिकली पाए जाते हैं। तो गाइस ये है जो आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कर्नाटका से चन्नापट्टना टॉय किन्नर टॉयज़ है, आंध्र प्रदेश से एटिकोपोटा टॉयज़, कोंडापल्ली टॉयज़, जो गाइस अगेन प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत हो सकती है, तेलंगाना से निर्मल टॉयज़, तमिलनाडु से थांजावुर गोलुडोस एंड छोपू सामन, मणिपुर से लयफादिबी, असम से अशारी कंडा टेराकोटा टॉयज़, ओडिशा से संबालपुर टॉयज़ एंड पेपर मशीन स्टोन टॉय, पंजाब से छंकना जो एक टॉय होता है, देखते हो ना मैक्सिमम बच्चे वो छंकना बजाते हैं जिसकी आवाज़ आती है इसमें, घुघू, ठीक है, रैटल बॉक्स होता है बेबीज के लिए, लट्टू, स्पिनिंग टॉप हो गया, हैंड वाइट, ठीक है, कुछ किचन सेट्स होते हैं, और गुजरात से ठीकरा डिंगला। ठीक है, तो अगर इसका प्रिंट स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। फाइन। देखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेनली जो आपने देखा होगा यूपीएससी मेनली साउथ और जो नॉर्थ ईस्ट है उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, अगर उसे चाहे नेशनल पार्क पूछना हो या कुछ भी पूछना हो। फाइन, तो ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेंटर स्टेट्स कम टुगेदर टू रोल आउट पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म सेज पीएम। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है किस में रिलेशंस में कवर होगा कि किस तरह से हम क्या कर सके, इकट्ठे आ रही है सेंटर और स्टेट, सो दैट जो भी हम इस तरह से रिफॉर्म लेके आए जो दैट हमारी पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा पीएम ने बोला है। अभी क्या रिसेंटली प्रधानमंत्री ने बोला है कि इससे पहले जो स्कीम्स आई है, रिफॉर्म्स आई हैं, उसका वो कहीं ना कहीं अनऑपरेशनल लेके हैं, बिकॉज मतलब कि प्रधानमंत्री का जगह ऐसे कहना है इससे पहले हम इतनी स्कीम्स लेके आई या फिर इतने ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आई हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे से ऑपरेशन में नहीं आई है। लेकिन अभी क्या जो सेंटर और स्टेट्स है, अब वो क्यों नहीं है, क्योंकि जो सेंटर और स्टेट्स हैं उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन अभी क्या सेंटर और स्टेट ने क्या इकट्ठा लेके आई हैं, जिसमें वो क्या करेंगे, पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म्स को यूज़ करेंगी, सो दैट अमंग पैंडमिक हम क्या कर सकें, इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। अब इसमें क्या है, ये जो सेंटर स्टेट कोऑपरेशन की जो अप्रोच है वो हमारा कहाँ से है, transition from the model of reform by the stealth and compulsion to reform by the conviction and incentive। लास्ट ईयर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था,
सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन अच्छे करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, हर एक स्टेट की बोरिंग लिमिट को बढ़ा के 3% से 5% कर दी थी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट की जो डोमेस्टिक जीडीपी है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये 1% उनको अपने प्रोग्रेस, मतलब कि 1% उन्हें इंसेंटिव तभी मिलेगा कि वो बोरिंग तभी ले सकती हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, अगर उन्होंने 4 रिफॉर्म्स में से एटलीस्ट प्रोग्रेस करी हो। फाइन, ये पॉलिसी का एम ये है कि हम स्टेट को इंसेंटिवाइज करें सो दैट वो क्या कर सके, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को अडेप्ट कर सकें और अवेशनल मतलब एडिशनल फंड्स को अवेल कर सकें। इसके अलावा 23 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने क्या करा है, एडिशनल बोरिंग्स का फ़ायदा उठाया नियर अबाउट 1.06 लाख करोड़ का आउट ऑफ पोटेंशियल ऑफ रुपीज़ 2.14, मतलब कि उनका पोटेंशियल इतना था कि वो इतने का फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने इतने का फ़ायदा उठाया। अब मैंने अभी बोला कि वो 1% बोरिंग कब ले सकते हैं, अगर वो 4 सेट में क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सकें। फाइन, तो अभी 4 सेट क्या है आपको पता होना चाहिए, हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 रिफॉर्म्स हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपना जीडीपी का 1% और ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें, यही है कि भी पहला है 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम। इसमें क्या है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं आपको पता है कि वो अपना फूड राशन कहीं से भी ले सकते हैं फ्रॉम एनी स्टेट और एनी शॉप से, और इसमें जो फाइनेंशियल बेनिफिट होगा इसका एम ये कि जो मतलब कि फेक या जो ब्लैक मार्केट होते हैं उनको हम एलिमिनेट करें और डुप्लीकेट मेंबर्स को एलिमिनेट करें। इस दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। किस स्टेट ने इसका अच्छा काम किया है कि उन्होंने कैसे अपने स्टेट में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को इम्प्रूव किया है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है, फास्टर ग्रोथ किया है। इसके अलावा उन्होंने किस तरह से माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को हेल्प करी है जो बहुत ज़्यादा सफ़र किए हैं ड्यूरिंग द इंस्पेक्टर राज। फाइन, अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज, मतलब कि उन्होंने किस तरह से बेटर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करें, किस सर्विस मतलब कि किस स्टेट ने टू अर्बन पुअर एंड द मिडिल क्लास, और किस तरह से उन्होंने बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को में सपोर्ट किया है। हम इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट किया म्यूनिसिपल स्टाफ को हु ओवन फेस डिले इन द पेमेंट ऑफ वेजेस। तो ये हम 4 रिफॉर्म पढ़ रहे हैं क्योंकि स्टेट ने इन 4 रिफॉर्म्स में अपना काम किया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से आपको पता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या हमारे ट्रांसमिशन एंड कमर्शियल होती है, किस स्टेट ने क्या एफर्ट लिया है सो दैट इन लॉसेस को हम रिड्यूस कर सकें, अब वहाँ के फाइनेंसेस इंप्रूव कर सकें, हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का सर्विस क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें थ्रू बेटर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है अफगान वायलेंस हैज़ राइजन यूएन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान रिपोर्ट। तो गई जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशन में कवर होगी। अभी गए अफगानिस्तान का एक यूएन असिस्टेंस मिशन है, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें बताया कि अफगानिस्तान में वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जिसमें बताया कि जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं वो 29% इंक्रीज़ हुई हैं 2021 के पहले क्वार्टर में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और जहाँ पे जो वुमेन कॉन्सेप्ट मतलब कि कैजुअलिटीज़ का मतलब क्या, सिटीजन्स में आसपास में आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं वो, और इनमें जो वुमेन के साथ जो वायलेंस हुआ है वो 37% इंक्रीज हुई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, और चिल्ड्रन के साथ जो वायलेंस हुई है वो 23% क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। अब जरा देखते हैं कि ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है। ऑफकोर्स आपको पता ही होगा। इसके अलावा क्या है, यूएस और तालिबान में जो एग्रीमेंट है वो फेल हो सकता है, क्योंकि आपको पता है ना ये क्या करता, तालिबान ने बोला था कि यूएसए को अपनी आप हटाओ, जो आपके यहाँ पे ट्रूप्स हैं उनको हटाओ, तब हम भी हटा लेंगे। तो अगर अफगानिस्तान में दोबारा वायलेंस होगी तो यूएसए अपने उनको फोर्सेस को नहीं हटाएगा। फाइन, तो इस वजह से जो यूएस तालिबान का एग्रीमेंट है वो फेल हो सकता है। इसके अंदर यूएस तालिबान पीस डील हुई थी फरवरी 2020 में, जिसमें तालिबान इंसर्जेंट्स ने एग्री किया था कि वो क्या करेगा, अब अफगानिस्तान में जो अटैक करता है उन पे नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन फिर उसने भी बोला था कि यूएसए को तालिबान ने कि आप भी अपने ट्रूप्स को हटाओ। फिर इन्होंने इसके अलावा क्या हो सकता है, मतलब कि अगर वायलेंस बढ़ी तो इसका रिस्क क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो यूएस के ट्रूप को विड्रॉ होंगे, तो उसकी वजह से वहाँ की जो सोशल पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन गेन्स हैं वो हो रही हैं। इसके अलावा बहुत जो तालिबान और जो अफगान नेशनल आर्मी है वो रिस्पॉन्सिबल है, अभी के जो तालिबान है वो रिस्पॉन्सिबल है 43.5%, मतलब कि अफगानिस्तान में जितनी भी कैजुअलिटीज़ होती हैं, जो वायलेंस होता है उसमें जो रिस्पॉन्सिबल वो मेनली तालिबान है और वो 43.5% रिस्पॉन्सिबल है, और अफगान की जो नेशनल आर्मी है वो 17% रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा वहाँ पे सिविल वार की और ज़्यादा फियर हो सकती है, जैसे सीरिया में हुआ, ठीक है। अगर वायलेंस ऐसे कंटिन्यू होती रहे तो अफगानिस्तान वापस सिविल वार में जा सकता है। अब इंडिया का क्या कंसर्न है, अगर अफगानिस्तान में वायलेंस होता है तो इंडिया किस तरह से इफेक्टेड हो सकता है। ऑफ कोर्स क्योंकि इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, तो अगर वायलेंस होता है तो इंडिया में इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से इंडिया और ज़्यादा वल्नरेबल बन सकता है टेररिज्म इवेंट से। इकोनॉमी, ऑफ कोर्स इंडिया ने बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो कि अफगानिस्तान में चल रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्ट की गई है, इंक्लूडिंग अफगान पार्लियामेंट, जरन दलरम हाईवे और अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। तो इकोनॉमी लॉसेस होंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान कहीं ना कहीं हमारे लिए इंडिया के लिए एक रास्ता है कि वो क्या कर सकता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑयल एंड मिनरल रिच
है ना। लेकिन अगर अफगानिस्तान में वायलेंस होगा तो ऑफकोर्स इंडिया को यहाँ से भी क्लोज होगा। अब जब हम ये देखते थे यूएन असिस्टेंस फॉर, क्या नाम है इसका अच्छे से, यूएन असिस्टेंस मिशन इन द अफगानिस्तान, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक पॉलिटिकल मिशन है जिसको एस्टेब्लिश किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने मार्च 2002 में। कहाँ पे किया गया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तब यहाँ वहीं पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका एम ये कि अफगानिस्तान को गुड ऑफिस प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल ऑफिस का, और काम करता है वहाँ की गवर्नमेंट के साथ वर्क करता है, उनको सपोर्ट करता है, पीस का लिए काम करता है, और ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर करता है कि ह्यूमन को वायलेशन तो नहीं हुआ जा रहा है, ठीक है। वहाँ के सिविलियंस को प्रोटेक्ट करता है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में, गुड गवर्नेंस प्रमोट करता है, और रीजनल कॉर्पोरेशन को एनकरेज करता है। फाइन, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसका काम क्या। नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं, मैंडेटरी ग्रीन हाइड्रोजन परचेज फॉर सम इंडस्ट्रीज। तो कई दी जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट में कब होगी। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने बोला है कि देखो, अभी तक हम बोलते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन से आपको खरीदना है। तो अगर हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको बोल दें कि आपको ग्रीन हाइड्रोजन गैस भी खरीदनी है, और कुछ सर्टेन सेक्टर्स के लिए उन्हें मैंडेटरी कर दें, जैसे मेनली पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए या फर्टिलाइजर्स के लिए, सिमिलर जैसे रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन। सिंपल बात है, देखो हम रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम इंडिया में अपनी रिन्यूएबल पावर को और ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। उसी तरह अगर हम किसी सेक्टर्स पे जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग या फर्टिलाइजर, इनको हम मैंडेटरी करते कि नहीं आपको ग्रीन हाइड्रोजन खरीदनी पड़ेगी, तो ऑफकोर्स वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये काम किया जा रहा है। इसका ही ये कि हम क्या कर सकें, जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्राइस है उसको घटा सकें, और इसकी जो प्रोडक्शन है या जो वॉल्यूम है वो बढ़ा सकें, और जो ग्रीन सोलर और विंड एनर्जी की जो सेल एंड परचेज है उसी के मुकाबले इसकी भी सेल एंड परचेज को बढ़ा सकें। ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी बार पढ़ा हमने, क्लीन बर्निंग फ्यूल है जो एमिशंस को एलिमिनेट कर सकती हैं, मतलब कि कार्बन एमिशंस को एलिमिनेट कर सकती हैं बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे विंड, सोलर, हाइड्रो। वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करती है। इसमें सिंपल बात है, तो हाइड्रोजन, वाटर का मतलब क्या होता है H2O, और ये क्या करती है, आटम में से क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम को सेपरेट करती है। इससे पहले यूनियन बजट आया था 2020-21 में, जिन्होंने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन को अनाउंस किया था, जिसका मेन एम था कि किस तरह से हम ग्रीन पावर रिसोर्सेज से हाइड्रोजन को जनरेट कर सकें। इसका मतलब ग्रीन हाइड्रोजन, देखो ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब कि हम किसी रॉ मटेरियल भी ऐसा होगा जो कैसा होगा, मतलब कि रिन्यूएबल होगा या फिर एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। फाइन, तो इस तरह से, और उसको हम कमर्शियल यूज़ कर सकें। एडवांटेजेस क्या है हाइड्रोजन के ओवर कमर्शियल, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, इसलिए आप ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे। इसकी करेक्टरिस्टिक, कंबशन करेक्टरिस्टिक अच्छी होती है, और इसका पोल्यूशन नहीं फैलाती। एप्लीकेशन कहाँ का काम कर सकते हो, फ्यूल सेल व्हीकल में पावर जनरेट कर सकते हो, केमिकल इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, इन सब में। चैलेंजेस क्या है, बहुत बार बोला कि जो हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन है खुद में बहुत ज़्यादा एनर्जी मांगती है, स्टोरेज इसका करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़्यादा स्लो है हमारे इंडिया में, और इनके स्टैंडर्ड्स भी अभी तक इंडिया में नहीं बने हैं। फाइन, अब आप देख सकते हो कितनी तरह की हाइड्रोजन होती हैं। एक होती है ब्लू हाइड्रोजन जो लो कार्बन होता है, जिसमें ये मेनली, ये हमने वैसे पढ़ा है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है, ठीक है। जीरो कार्बन होती है, इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, मतलब कि इसमें कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी से ही बनता है, और इसमें कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होता है। फाइन, ब्राउन हाइड्रोजन होता है, ये मेनली कोल से बनता है, और इसमें CO2 एमिट होता है। फाइन, मतलब सिंपल बात है, देखो हाइड्रोजन गैस रिलेटिवली लेस पोल्यूटेंट है, लेकिन डिपेंड करता है आप किस रॉ मटेरियल से बना रहे हो। फाइन, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब कि रॉ मटेरियल बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ब्लू हाइड्रोजन थोड़ा सा लो कार्बन होगा, हाई कार्बन है, जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन में मेनली मीथेन से बनेगी, और कार्बन एमिशन एमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ द नो इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस सेफ्टी रेगुलेशंस ऑलमोस्ट 40 ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है अगेन गाइस, क्योंकि देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगा अंडर इकोनॉमी, मतलब ये भोपाल गैस ट्रेजेडी को 40 साल हो गए, लेकिन उसके बाद भी इतना सेफ्टी रेगुलेशन हमारी इंडिया में अच्छा नहीं है। अभी क्या है, ये फाइंडिंग्स क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने की है, और उनके रिपोर्ट के द्वारा फाइंडिंग की गई है, जिन्होंने एक्सीडेंट्स एनालाइज किए हैं जो मोस्टली केमिकल इंडस्ट्रीज में होते हैं, या फिर वहाँ इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कुछ एक्टिव सब्सटेंस प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे होता है। फाइन, तो उन्होंने बोला जो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट है वो एक प्रोएक्टिव और सिस्टमेटिक अप्रोच है, मतलब कि हम किस तरह से जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसको किस तरह से सेफ्टी मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अप्रोच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी जो हजार्ड्स हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं और मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं,
और प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो और जिसकी वजह से मतलब कि सो दैट कुड ओकर, जो कि अब ऑफकोर्स अब वो हजार्ड कैसे हो सकते हैं, अगर कोई भी इक्विपमेंट टूट जाए, प्रोसेस में एकदम फेल हो जाए, प्रोसीजर में फेल, तो इसकी वजह से जो भी हजार्ड्स हैं उनको प्रिवेंट करने का जो काम होता है उसी को हम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट नाम से समझ में आ रहा होगा। अब हमें ज़रूरत क्यों है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का, सो दैट जो इतने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें, लाइफ और प्रॉपर्टी, इकोनॉमी का लॉस हो रहा है, ह्यूमन का लॉस हो रहा है, उसको हम बचा सकें, अच्छे से पब्लिक स्क्रूटनी करें, मतलब इन्वेस्टिगेशन करें। हमें कुछ लॉ रिक्वायरमेंट चाहिए, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट चाहिए, कुछ एजिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। एजिंग फैसिलिटीज़ मतलब कुछ इंडस्ट्रीज हो रही हैं बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो रही हैं और अभी तक बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रही हैं, तो इस सब कुछ हमें फैसिलिटीज़ चाहिए और इंटेंस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस चाहिए। चैलेंजेस क्या है हमारी इंडिया में, देखो सबसे पहले क्या है, जो भी इन सब को मोनिटर करता है उनके जो गाइडलाइंस हैं वो अच्छी नहीं है, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग या मेंटेनेंस की। इसके अलावा जो भी इनको ओवरसी करती है कोई भी नोडल एजेंसी, उनमें कमी है, जो पीएसएम सिस्टम को क्या करती है, इवेल्युएट करती है। इसके अलावा क्या है, काफ़ी जो मेजर ऑपरेशन होते हैं, जो मेंटेनेंस वर्क्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, टू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं। अब इसके अलावा प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारी इंडिया में चलते हैं। सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस। सेकेंड है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, जिसको हमने 1987 में अमेंड भी किया था, सो दैट जो इंडस्ट्रीज रिस्क पे हैं हम उनके को कम कर सकें। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन 1986 का आया था, जिसमें हमने हजार्डस वेस्ट को किस तरह से मैनेज कर सकें उसका प्रोविजंस लाए थे। केमिकल एक्सीडेंट रूल 1996 आया था, जो क्या करता है गैस लीक्स या उस जैसे को सिमिलर इवेंट्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कुछ गाइडलाइंस है केमिकल डिजास्टर से। फाइन, अब हम पढ़ते हैं अपने छोटे छोटे न्यूज़ पे, दैट इज डेल्टा प्लस वेरिएंट, बहुत ज़्यादा खतरनाक वेरिएंट है। अभी के जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने क्या किया, डेल्टा प्लस वेरिएंट को कैटेगराइज किया, नाम आप देख लो, और इसको बोला ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। डेल्टा की तरह ये जो म्यूटेशन है बहुत ज़्यादा जल्दी करता है और जिसकी वजह से बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है। WHO ने इस वेरिएंट को वन ऑफ द कंसर्न क्लासीफाई किया है, बिकॉज ये बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है। इसके अलावा क्या है, इंक्रीज इन विरुलेंस और चेंज इन क्लिनिकल डिजीज प्रेजेंटेशन, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको ये हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी पब्लिक हेल्थ मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी मेजर्स लिए जा रहे हैं या फिर जो अवेलेबल डायग्नोस्टिक हैं, वैक्सीन्स हैं, थेरेपेटिक्स हैं, उनका इफेक्टिवनेस इस पर नहीं है, मतलब आपने चाहे वैक्सीन लगा लिया हो, है ना, उसका इफेक्ट इस पर बहुत कम देखने को मिल रहा है। फाइन, नेक्स्ट है प्रीसीडियो प्रिंसिपल्स फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर अ डिसेंट्रलाइज फ्यूचर। अभी ये जो इनिशिएटिव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल ब्लॉकचेन काउंसिल के द्वारा लिया गया है, जिसका एम ये कि हमें क्या करना है, टू ले आउट अ फाउंडेशनल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं या फिर उससे उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल्स क्या करेंगी, कुछ जो ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के जो क्रिएटर्स हैं उनको क्या करेगी, बेस लाइन प्रोवाइड करेगी फॉर डिज़ाइनिंग सिस्टम जो पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को प्रिजर्व करेगी। प्रिंसिपल का एम ये है कि हमें क्या करना है, कुछ पार्टिसिपेंट के राइट्स को प्रिजर्व करना, जैसे ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी, एजेंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है ग्रेट बैरियर रीफ। अब आपको पता होगा मेन रीफ, ठीक है। रिसेंटली क्या है, यूनेस्को ने क्या किया, एक ड्राफ्ट रिपोर्ट रिलीज़ किया जिसमें रिकमेंड किया है कि जो रीफ्स का जो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस है उसको डाउनग्रेड होगा बिकॉज ऑफ इट्स ड्रामेटिक कोरल डिक्लाइन। टाइम, जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो मेनली ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है और यहाँ पे कोरल रीफ्स का सबसे बड़ा कलेक्शन आपको मिलेगा। इसमें 400 टाइप से कोरल हैं, 1500 स्पीसीज है फिश की और 4000 टाइप्स को मोलस्क हैं। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इंटरेस्ट रखते हैं बिकॉज ये काफ़ी स्पीसीज़ का हैबिटेट है, जैसे डुगोंग सी काउ बोलते हैं या फिर लार्ज ग्रीन टर्टल, इन सका का हैबिटेट है और बहुत ज़्यादा थ्रेटेंड है विद द एक्सटिंक्शन। लास्ट न्यूज़ है मलेशिया बिकम्स इंडियाज़ टॉप पाम ऑयल सप्लाई। अभी क्या है, मलेशिया ने क्या किया है, पहले सबसे ज़्यादा जो आपको पता है इंडिया में कितना ज़्यादा रिफाइंड ऑयल सप्लाई होता है, इंपोर्ट होता है, तो पाम ऑयल में सबसे ज़्यादा अभी तक जो इंपोर्ट होता है वो इंडोनेशिया होता है, लेकिन इस बार मलेशिया ने क्या कर दिया, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया और बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सपोर्टर बन चुके हैं इंडिया का 2020-21 में। इंडोनेशिया टॉप प्रोड्यूसर है, लेकिन जो मलेशिया है वो 85% वर्ल्ड का पाम ऑयल क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टेड है पाम ऑयल का। पाम ऑयल नियर अबाउट मतलब कि पाम ऑयल की वजह से इंडिया का जो टोटल इंपोर्ट है एडिबल ऑयल में वो 2/3 अकाउंट करता है, ठीक है। पाम ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द ऑयल पाम, जिसका ट्री इलियस गिनेस है। इसमें हाई अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन होता है, इसको एज अ कुकिंग ऑयल आप यूज़ करते हो टू मेक मार्गरीन एंड इट्स अ कंपोनेंट ऑफ मैनी प्रोसेस्ड फूड। तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।